और बहस की हम शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि नारायण सरकार हरि का प्रभाव आखिर कितना, इसके बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है। दरअसल जाटव समाज से आते हैं, गरीब तबकों में काफी ज्यादा भक्त हैं, अनुयायी है। और इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की बात करें तो इसमें गहरी पैठ है। एटा, आगरा, मैनपुरी में काफी प्रभाव है बाबा का। शाहजहांपुर और हाथरस में भी काफी प्रभाव बाबा का नजर आता है। यूपी, ना सिर्फ यूपी बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी बड़ी संख्या में बाबा के अनुयायी हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में भी बड़ी पैठ है। तो ये देखिए, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में भी पैठ है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी बाबा एक्टिव रहते हैं। हर सत्संग में लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो बाबा के सत्संग में पहुंचती है, समागम में पहुंचती है। खुद को भगवान का सेवक बाबा बताते हैं, भक्त भगवान का अवतार मानते हैं बाबा को। तो अब वो बड़ा सवाल जिस पर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत, बाबा को क्या वोट बैंक बचा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, दलित आबादी 22%, जाटव वोट बैंक 13%, आरक्षित सीटें लोकसभा की 17, विधानसभा की 86। हरियाणा की अगर बात की जाए, जहां पर बाबा का प्रभाव माना जाता है, दलित यहां पर 21% हैं। आरक्षित सीटें लोकसभा की 2, विधानसभा की 17। पंजाब की बात की जाए तो दलित आबादी 32%, आरक्षित सीटें लोकसभा की 4, विधानसभा की 34। मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं, दलित 15%, आरक्षित सीटें लोकसभा की 10, विधानसभा की 47। क्या यही वजह है कि बाबा पर हाथ डालने की कोशिश फिलहाल होती तो नजर नहीं आ रही है? हमारे साथ इस वक्त मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी की सरकार है यूपी में, क्या बाबा को वोट बैंक बचा रहा है? यही वजह है कि एफआईआर में ना तो उसका नाम दिखता है और ना ही पुलिस उसे तलाशती हुई कहीं नजर आती है। देखिए समीर जी, हाथरस की घटना बहुत दुखद है, करुणादायक है और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो शोक संतप्त परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनके साथ है। परसों जब घटना घटी तो हमारी प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए और घटना के पीछे के कारणों के लिए एक एडीजी जोन आगरा के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है। और अभी आपके पैनल में उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे जैन साहब भी हैं जी। देखिए, कोई भी एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही मात्र होती है। चाचोपरांत जो भी नाम आएंगे, चाहे वो भोले बाबा हो या अन्य कोई भी हो, चाहे प्रशासन का भी व्यक्ति हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी का अपराध देखा जाता है, उसकी रसूख नहीं देखा जाता है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड मेरी इस बात को प्रमाणित करता है। नहीं मनीष जी, यानी अभी तक की जांच के हिसाब से ये जो स्वयंभू बाबा है, जो प्रवचन देने के लिए वहां पर बैठता है, 2.5 लाख लोगों की भीड़ सामने रहती है, अव्यवस्थाओं का अंबार नजर आता है, भगदड़ मचती है, 121 लोगों की जान जाती है। आपको यह नजर नहीं आता, प्रशासन को यह नजर नहीं आता कि स्वयंभू बाबा का नाम भी एफआईआर में दर्ज होना चाहिए, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए, नहीं देखिए समीर जी, मैंने कहा ना कि प्राथमिकता हमारी कल तक थी कि जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो और जो हताहत हुए हैं उनको ससम्मान उनके घरों तक उनके शव को पहुंचाया जाए। और कल शाम से ही पुलिस अपने एक्शन में है। आपने स्वयं अभी दिखाया है, तमाम जगहों पे छापे पड़ रहे हैं और निश्चित रूप से पुलिस और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। परिणाम जल्द ही आपके सामने आएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भोले बाबा से कोई कनेक्शन है कि नहीं है, ये भी आप लोग पड़ताल कर चुके होते। जिनका है वो कल सदन के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि किस बाबा को गिरफ्तार किया जाए। और मैं अभी, चूंकि मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, गंभीर घटना है, पुलिस अपना काम कर रही है, कोई बचेगा नहीं, चाहे जितना रसूख हो। ठीक है, कोई बचेगा नहीं, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है मनीष शुक्ला जी क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कीर्तिनिधि पांडे जी जुड़े हुए। कीर्तिनिधि जी, क्या लग रहा है आपको? 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक बाबा को नहीं पकड़ा जा सका है। क्या बाबा की जो ताकत है, रसूख है, आपको लग रहा है इतना ज्यादा है कि पुलिस प्रशासन कमजोर साबित हो रहा है? जो असर है समाज के ऊपर, वो वजह आपको नजर आ रही है? देखिए, हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
और हम तो चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाओं पे रोक लगाने के लिए एक कड़ा कानून इस देश में और प्रदेश में बनना चाहिए। इस तरीके के जो प्रवचनों के आयोजन होते हैं जी, उसके लिए पूरी नियमावली और कोई मानक तय हो जिससे कम से कम भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो सके। और केवल ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की तमाम घटनाएं हुई हैं। और मनीष शुक्ला जी ने तो राजनीतिक टिप्पणी भी कर रहे, नहीं करेंगे लेकिन राजनीतिक टिप्पणी भी कर रहे हैं। हाँ आसाराम जी के साथ भी किन नहीं, लोगों की कीर्ति निधि तस्वीरें पांडे देखी जी, गई? देखिए मैंने सवाल ये पूछा, ये बताइए जो हाथरस में हुआ 121 मौतें हुई, इसके लिए बाबा जिम्मेदार हैं या नहीं? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन थोड़ी मेरी बात भी आ जाए। बिल्कुल। आसाराम के साथ देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें वायरल हुई। राम रहीम को कौन लोग पेरोल दिला रहे हैं वोटों के लिए, और उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार है, किसने एफआईआर दर्ज कराया, किसके इशारे पर एफआईआर हुए, कौन बचा रहा है, सब बात सार्वजनिक है। 121 मौतों की जिम्मेदार सिर्फ आयोजन करता नहीं है, वो लोग भी हैं जिन लोगों ने परमिशन दिया उस कार्यक्रम की। अगर 80,000 लोगों का परमिशन दिया गया और भीड़ उससे ज्यादा बढ़ती गई तो परमिशन निरस्त क्यों नहीं किया गया? 80,000 लोगों पे सिर्फ 40 पुलिसकर्मी लगाए गए। आपने परमिशन दिया, जिला प्रशासन हाथरस की नैतिक जिम्मेदारी थी कि परमिशन निरस्त कर देते, परमिशन न देते, और ये देखने की उनकी जिम्मेदारी है कि जो परमिशन दिए गए वो मानक के अनुरूप काम हो रहा नहीं हो रहा। तमाम गाइडलाइंस होते हैं उसके साथ, परमिशन के साथ, उसका पालन हो रहा नहीं हो रहा है। निकासी और एंट्रेंस के प्रॉपर इंतजाम किए गए नहीं किए गए पंडाल में, ये देखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन है। 121 मौतों के लिए जिम्मेदार सिर्फ जिला प्रशासन के लोग भी हैं, केवल आयोजनकर्ता नहीं हो सकते। और जिला प्रशासन को बरी कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उनको क्लीन चिट दे दिया, कहा कि पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया। मुख्यमंत्री जी का बयान, बिना जांच किए मुख्यमंत्री जी के पास कौन सा संयंत्र यंत्र रखे हैं कि जिससे उन्होंने क्लीन जी, ठीक है, सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है। कीर्ति निधि पांडे जी, आप प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अव्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।